देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है और मेरे साथ हैं हमारे सहयोगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। और बढ़ते हैं खबरों में और पहली खबर गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से है। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। गृह मंत्री वैष्णो माता देवी के दर्शन करने के लिए आज वहां पर गए हैं और उसके बाद वहां पर कुछ उनका ऑफिशियल प्रोग्राम भी है। वहां से राजौरी में एक रैली को भी वो संबोधित उन्होंने किया है। इस बीच राजौरी में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। शाह आज पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा देने का ऐलान भी कर सकते हैं। पुंछ और राजौरी में भारी तादाद में पहाड़ी समुदाय के लोग रहते हैं। एक दिन पहले जम्मू कश्मीर पहुंचे शाह ने गुर्जरों, बकरवाला और युवा राजपूत सभा के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। अमित शाह का यह दौरा रणनीतिक मामलों में काफी अहम है। हालांकि इस साल जम्मू कश्मीर में चुनाव होने की संभावना बेहद कम है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी वहां अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंतिम डोगरा राजा महाराज हरि सिंह के जन्म के उपलक्ष्य में 23 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा पहले ही कर चुकी है। अब अगर पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा दिया जाता है और इसका ऐलान आज अगर अमित शाह करते हैं तो ये कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। पुंछ और राजौरी में अब एसटी समुदाय के लिए 5 सीटें आरक्षित हो गई हैं। इसकी संख्या 14 लाख से अधिक है। गुलाम नबी आज़ाद का राज्यसभा पहुंचना और विधानसभा सीट पर आरक्षित होना, ये जो है इस क्षेत्र के समीकरण को बताता है। भाजपा के लिए एक फायदे का सौदा जो है वो साबित हो सकता है। राजौरी और पुंछ में गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और ये राजनीतिक तौर पे जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में 9 सीटें अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित की गई है। इनमें से 6 सीटें जम्मू में हैं तो 3 कश्मीर क्षेत्र में पड़ती है। गुज्जर और पहाड़ी जैसे कई समुदाय जो खुद को विकास रेखा से अभी भी दूर मान रहे हैं और मुख्य धारा से अलग कटे हुए हैं, अब वो खुश हैं। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कन्वेंशन सेंटर से कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। शाम 5 बजे वो श्रीनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। अमित शाह के दौरे के दौरान राज्य के डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की कल रात हत्या हो गई थी और हत्या के बाद पूरे राज्य में सनसनी मच गई है। हालांकि पुलिस ने आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। डीजी रेल हेमंत लोहिया का शव जम्मू कश्मीर के उदयवाल में उनके दोस्त के घर पर मिला। उनकी गला रेत कर हत्या की गई थी। इसके अलावा उनके शरीर पर चोट और जलने के निशान भी मिले थे। पुलिस के मुताबिक नौकर हत्या को अंजाम देकर फरार हो गया था। उसने हेमंत लोहिया के शव को जलाने की कोशिश भी की। पुलिस ने उसकी तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। एडीजीपी मुकेश सिंह के मुताबिक रात से ही आरोपी की तलाश में ऑपरेशन चलाया जा रहा था। उसे अचानक अनाचक क्षेत्र से गिरफ्तार भी कर लिया गया। वह खेतों में छिपा हुआ था। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में जो सामने आया है कि नौकर यासीर अहमद ही मुख्य आरोपी है। वह अपने व्यवहार में काफी आक्रामक था। साथ ही पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार भी जब्त कर लिया है और पुलिस को वारदात की जगह से एक डायरी भी बरामद हुई है। इसमें आरोपी ने शायरियां लिखी है और इन शायरियों में उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने का संकेत भी दिया है। उसने एक शायरी में लिखा है कि हम डूबते हैं डूबने दो, हम मरते हैं तो मरने दो, पर अब कोई झूठापन मत दिखाओ। तो अमित शाह के दौरे के बाद से जो है वहां पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। और इसी के साथ यहाँ पर जो दौरा है, इस दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्योंकि एक पक्ष ये भी है, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जो जनता है वहां के, उसमें काफी खुशी की लहर देखने को मिली। काफी खुशी है क्योंकि यहाँ पर जब रैली आयोजित हुई, इस रैली में अपार जनसंख्या, काफी हजारों की संख्या में, कह सकते हैं हजारों की संख्या में जनता अमित शाह को सुनने के लिए पहुंची। और घाटी के लोग मुख्य धारा से जुड़कर विकास का हिस्सा बनना चाहते हैं और बेहतर कल का सपना आंखों में लिए सरकार की योजनाओं से कदमताल कर रहे हैं। 370 के निष्प्रभावी होने के बाद से केंद्र सरकार भी लगातार घाटी वासियों के लिए विकास की नई नई योजनाएं बना रही है, जिससे कश्मीर का कायाकल्प हो सके, लगातार विकास के कार्य हो सके। चुनाव आयोग 25 नवंबर को जम्मू कश्मीर के अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा और इसके बाद अन्य समयबद्ध चुनावी प्रक्रियाएं जैसे कि नामांकन पत्र दाखिल करना, उनकी जांच, उम्मीदवारी वापस लेने का समय और चुनाव अभियान की अवधि का पालन करना होगा। जम्मू कश्मीर में अप्रैल मई 2023 में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और धारा 370 और 35A के निरस्त होने के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी होने की उम्मीद भी है। आदिवासियों को और पहाड़ियों
अपना अधिकार मिलने वाला है। यहाँ पर सफाई कर्मचारी, उनका कोई अधिकार नहीं था। सफाई कर्मचारियों को भी उनका अधिकार मिला। एसटी के मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, उनको एट्रोसिटी का अधिकार नहीं था। एट्रोसिटी का अधिकार भी नरेंद्र मोदी साहब ने दिया। यहाँ पर माइनॉरिटी एक्ट भी नहीं था। माइनॉरिटी एक्ट का अधिकार भी मोदी जी ने यहाँ पर दिया। ये लोग जो हाय तौबा करते हैं ना, उनके मन में है ये मेरे पहाड़ी भाई जितना दब कर रहे उतना अच्छा है, हमारे परिवार की दुकान चलती है। मैं आज कहने आया हूं, आप लोगों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा करी है। अब वो दिन लग गए कि आपके अधिकारों को कोई दबा पाएगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। माताओं, भाइयों और बहनों, मैं आज इतना कहना चाहता हूं कि 3 परिवार से मोदी जी ने जमहूरियत को 30,000 लोगों तक पहुंचाया। जमहूरियत का मतलब था पहले अपने चट्टे बट्टे जैसे 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार। इसमें आप लोग शुमार होते थे भाई? जरा जोर से बोलो, होते थे क्या? होते थे क्या? तो जहां हमने आपको पक्ष बताया, पक्ष में गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर वहां के लोगों में खुशी है, तो कुछ लोग जिन्हें गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर खलबली भी मची हुई है। आपको बता दें, इस आतंकी संगठनों में इस चीज को लेकर खलबली मची हुई है, जिसकी बानगी है डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या, जहां एक और पुलिस दावा कर रही है कि शुरुआती जांच में नौकर ने ही हत्या की है। वहीं आतंकी संगठन टीआरएफ के द्वारा हत्या की जिम्मेदारी लेना एक बड़ा सवाल उठाती है। संगठन ने एक प्रेस रिलीज जारी कर लिखा है कि ये शाह के दौरे से पहले गिफ्ट है। जिस तरह से डीजी हेमंत की हत्या की गई है, ठीक उसी तरह से घाटी में 90 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार शुरू हुआ था और इसी तरह से अधिकारियों को निशाना बनाया जाने लगा था। 25 जनवरी 1990 को जब वायुसेना के जवान और अधिकारी श्रीनगर के एयरबेस से जा रहे थे, तभी आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया था। कार से आए आतंकियों ने वायुसेना के अफसरों और जवानों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी थी। इस फायरिंग में वायुसेना के 4 अफसरों की मौत हो गई थी। इसमें स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना भी शामिल थे। रवि खन्ना को आतंकियों ने 27 गोलियां मारी थी। इस आतंकी हमले में 40 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल भी हुए थे। तो गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं। 2 से 3 दिन वो जम्मू कश्मीर में ही रहेंगे। और अमित शाह के कश्मीर दौरे के बाद से अब दूसरी बड़ी खबर है, राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में दिए जाने वाले रेवड़ियों को लेकर बहस जारी है। और इस बीच भारतीय स्टेट बैंक अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि अलग अलग राजनीतिक दलों के मुफ्त में दिए जाने वाले रेवड़ियों की घोषणा आने वाले समय में अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकती है। रिपोर्ट में यह आगाह किया गया है और सुझाव भी दिया गया है कि इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ऐसे खर्चों का राज्य के जीडीपी या राज्य के टैक्स कलेक्शन के 1% तक ही सीमित रखे। एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य क्रांति घोष द्वारा लिखी गई इस रिपोर्ट में 3 राज्यों का उदाहरण दिया गया। इसमें कहा गया है कि गरीब राज्यों की श्रेणी में आने वाले छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में सालाना पेंशन देनदारी 3 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित है। रिपोर्ट के अनुसार इस राज्य में टैक्स कलेक्शन के प्रतिशत के रूप में अगर पेंशनधारियों को देखा जाए तो यह काफी ऊंचा है, यानी काफी ज्यादा है। झारखंड के मामले में यह 217% है, राजस्थान में यह 190% और छत्तीसगढ़ में यह 207% तक जाता है। जो राज्य पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से लागू करने पर विचार कर रही है, उनमें हिमाचल प्रदेश में टैक्स कलेक्शन के अनुपात में पेंशनधारी पेंशन की देनदारी जो वो 450%, गुजरात के मामले में 138% और पंजाब में 242% हो जाएगी। पुरानी पेंशन अर्थव्यवस्था में जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसमें लाभार्थी कोई योगदान नहीं करते। घोष के अनुसार उपलब्ध ताजा सूचना के अनुसार राज्यों के बजट में कर्ज का हिस्सा 2022 में करीब 4.5% तक पहुंच गया था। इसके अंतर्गत वह कर्ज है जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां जुटाती हैं और जिसकी गारंटी राज्य सरकारें देती हैं। विभिन्न राज्यों में इस प्रकार की गारंटी जीडीपी के उल्लेखनीय प्रतिशत पर
पहुंच गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति मुफ्त में दिए जाने वाले रेवरियों के लिए दायरा तय कर सकती है। यह कल्याणकारी योजनाओं के लिए जीडीपी या राज्य के अपने कर संग्रह का 1% अथवा राज्य के राजस्व व्यय का 1% हो सकता है। तेलंगाना के मामले में इस प्रकार की गारंटी का हिस्सा जीडीपी का 11.7%, सिक्किम में 10.8%, आंध्र प्रदेश में 9.8%, राजस्थान में 7.1 यानी 7.1% और उत्तर प्रदेश में यह 6.3% है। इस गारंटी में बिजली क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 40% है। अन्य लाभ देने वाली योजनाओं में सिंचाई, बुनियादी ढांचा विकास, खाद्य और जलापूर्ति शामिल है। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें विभिन्न राजनीतिक दल जो वादे कर रहे हैं वह राजस्व प्राप्ति और राज्य के कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में क्रमशः हिमाचल प्रदेश में 1 से 3% और 2 से 10% तथा गुजरात में 5 से 8%, 8 से 13% है, 8 से 13% तक यह जा सकती है। यानी पुरानी पेंशन व्यवस्था को अपनाने वाले या उसे दोबारा से लागू करने का वादा करने वाले राज्यों की संयुक्त रूप से देनदारी वित्त वर्ष 2019-20 में 3,45,000 यानी 505 करोड़ रुपये थी। यह जीडीपी के प्रतिशत के रूप में छत्तीसगढ़ में 1.9% हो जाएगा, जबकि 60,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ जो है वो राज्य पर पड़ेगा, जो 2019 और 20 में 6,638 करोड़ रुपया था। झारखंड के मामले में यह 6,005 करोड़ रुपया था। यह जीडीपी का 1.7% है और इसमें 54,000 करोड़ रुपए की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। राजस्थान में यह 20,761 करोड़ रुपये का था, जिसे बढ़ाकर जीडीपी के 6% के बराबर कर दिया गया, जो अब 1.87 लाख करोड़ हो जाने का अनुमान है। पंजाब में यह 10,294 करोड़ रुपया था और इसके बढ़कर जीडीपी के 3% तक पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। कुल बोझ जो है वो 92,000 करोड़ रुपये का होगा। हिमाचल प्रदेश में यह 5,490 करोड़ रुपया था। इसके जीडीपी के 1.6% और 49,000 करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है। गुजरात में पेंशन बोझ वित्त वर्ष 2019-20 में 17,663 करोड़ रुपया था। इसमें उछलकर राज्य जीडीपी का यह जो है वो बढ़ गया है और ये बढ़ के 5.1% तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसमें 1.59 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। यानी अगर इस रेवरियों को बांटने में जल्दबाजी की गई या इसी तरह के दोनों हाथ से रेवरियां बांटी जाती रही तो राज्य के खजाने पर इसका विपरीत और इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा और उनके बजट को बढ़ाना होगा, जिसका असर जो है दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के बजट जो वित्तीय संकट है उससे जूझना पड़ सकता है। इसलिए एसबीआई की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसे नियंत्रित किया जाए। जी हाँ, और इसी के साथ यहाँ पर चुनावी फ्री बीज का एक तर्क ये भी है, इससे जनता के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं जो उनके हित में होते हैं और इन योजनाओं से उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। अगर किसी योजना से लोग लाभान्वित हो रहे हैं यानी उन्हें लाभ पहुंच रहा है और उससे ज्यादा बोझ बढ़ता है तो उसे बंद नहीं किया जा सकता। विकासशील देशों में विकास के लिए राजकोषीय घाटा की परवाह के बिना योजनाओं पर सरकार को खर्च करना चाहिए, जिससे डिमांड बढ़ सके और निवेश के नए अवसर बन सके जो आगे जाकर अर्थव्यवस्था को तेजी की ओर ले जा सके। बिल्कुल, और बात है विपक्ष की भी कर लेते हैं। एक तर्क जो कि पक्ष का बताया और अब मैं विपक्ष का तर्क बताती हूँ। इसमें कोई संदेश नहीं है कि जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार को खर्च करना चाहिए, फिर चाहे उसका रूप कोई भी हो। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दल चुनावी घोषणाएं करते हैं उसका एक दायरा भी होना चाहिए, नहीं तो राज्य की राजस्व पर बड़ा बोझ पड़ता है, जिसका आने वाले समय में परिणाम बहुत घातक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनावी फ्री बिच पर चिंता जाहिर करते हुए टिप्पणी की थी। इसी तरह की घोषणाएं आने वाले समय में बड़ा आर्थिक संकट खड़ा कर सकती है। और अब तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरी खबर श्रीनगर के ईदगाह इलाके से है। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में कश्मीर का पहला कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिसके लिए वक्फ बोर्ड ने वक्फ बोर्ड से जमीन की निशानदेही कर ली है और करीब 9 एकड़ जमीन सरकार को सौंपने का ऐलान कर दिया है। इसके पहले डाउनटाउन में वाका सुल्तानुल आरफीन के पास एक जगह को हॉस्पिटल बनाने के लिए चुना गया था, लेकिन उस जगह का सर्वे होने के बाद आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसे सुरक्षित नहीं बताया, जिसके बाद वक्फ बोर्ड ने इस जगह को कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए सरकार के नाम कर दिया। लेकिन वक्फ बोर्ड के इस फैसले का कुछ राजनीतिक दल अपने सियासी फायदे के लिए विरोध कर रहे हैं और इन सब के बीच उन्होंने वक्फ बोर्ड के इस फैसले का विरोध भी शुरू कर दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान बड़े विकास के प्रोजेक्ट के साथ साथ इस कैंसर हॉस्पिटल की नींव भी रखने वाले हैं और इसीलिए इसका विरोध जो है, जो राजनीतिक दल है वो उसका वहां पर कर रहे हैं और इस कैंसर हॉस्पिटल के बहाने वो सरकार का विरोध भी कर रहे हैं। और इसी के साथ वक्फ बोर्ड के इस फैसले का हर कोई खुले दिल के साथ स्वागत भी कर रहा है। इसके साथ ही साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन दरक्षा अंद्राबी का कहना है कि ईदगाह की जमीन पर कई एनक्रोचमेंट हुई हैं, लेकिन अब इस जमीन का सही इस्तेमाल किया जाएगा। इस मामले पर बीजेपी नेता और कश्मीर प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा, कश्मीर में जो पिछले 70 वर्षों में नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। कश्मीर को पहला कैंसर हॉस्पिटल मिल रहा है। कश्मीर के लोगों को देश के दूसरे राज्य में इलाज करने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब सरकार की इस मदद से यहां पर एक बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। बिल्कुल, सरकार की मदद से हॉस्पिटल तो बनने जा रहा है, लेकिन अब बात विपक्ष की भी कर लेते हैं। कुछ सियासी दलों ने इस मामले पर अपनी सत्ता की रोटियां सेकना भी शुरू कर दिया। अपनी झूठी साख को बचाने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसमें कूद पड़ी। सभी लोगों को भड़काते हुए कह रहे हैं कि ये कश्मीर में इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के हिंदूवादी एजेंडे की राजनीति है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी जार ने कहा कि ईदगाह तो मजहबी जगह है, इसका इस्तेमाल किसी भी अन्य कार्य के लिए अनुचित है। कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे, कभी कहते हैं इसको प्लेग्राउंड के लिए डेवलप करेंगे, तो ये भूल जाते हैं कि ये जमीन जो है ये अल्लाह ताला के लिए इबादत के लिए वक्फ की गई है, ये कांग्रेशनल प्रेयर्स के लिए वक्फ है। इसको तब्दील करने के लिए जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनसे मशवरा करना, उनकी राय लेना बहुत जरूरी है। मेरा ये मानना है कि अगर अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इतनी फिक्र है, वो कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, पहले तो कैंसर आबादी के बीच में नहीं होना चाहिए, उसके काफी जो है सेहत पे बुरे असर पड़ सकते हैं, जो वहां का वेस्ट निकलता है। दूसरा, अगर वो चाहते हैं कैंसर हॉस्पिटल बनाना श्रीनगर के अंदर और यहाँ प्ले ग्राउंड चाहते हैं, तो टट्टू ग्राउंड की जमीन है उनके पास, वो सैकड़ों कनाल है। जो साफ देखने से पता चलता है कि ये जो विरोध है ये राजनीतिक विरोध है। ईदगाह की ज़मीन पर अगर कैंसर हॉस्पिटल बनता है तो इसका फ़ायदा बीजेपी के कार्यकर्ताओं या बीजेपी के समर्थक लोगों को नहीं, बल्कि पूरे कश्मीर की जनता को होगा, जम्मू कश्मीर की जनता को होगा। इसलिए इस विरोध को, जब वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और वक्फ बोर्ड ने इसे दे दिया है कैंसर अस्पताल के लिए, तो किसी भी सियासी पार्टी को अपनी सियासी फ़ायदे के लिए इस तरीके के प्रोजेक्ट का विरोध नहीं करना चाहिए। और जनता भी देख रही है, वो जानती है कि हॉस्पिटल का विरोध जो है इनफैक्ट किसी राजनीतिक पार्टी या सरकार का विरोध नहीं, बल्कि वहां की जनता की विकास योजनाओं और उनके वेलफेयर का विरोध है। और इस तरीके के विरोध से उनका फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। फिलहाल पक्ष और विपक्ष में इतना ही। दीजिए इजाजत। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।